नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। यूएस में इस समय करीब करीब 50 लाख के आसपास भारतीय भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के अलग अलग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनमें आईटी में तो खैर सब आप परिचित हैं उनके नामों से, इंडस्ट्री में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं वहां पर उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये देखा जा रहा है भारतीय समुदाय में भी, जिनसे मेरी बात होती है, कि इधर जो कुछ चेंज हो रहा है और जिस तरह के बदलाव वो महसूस कर रहे हैं, मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अधिकारी जिस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल भारत के प्रति कर रहे हैं, या भारतीय प्रधानमंत्री के रुख को लेकर के जिस तरह की उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी टिप्पणियां आ रही हैं, उसको लेकर के उनमें से बहुत सारे लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, हताश और निराश भी हैं। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 2 दशकों में, बल्कि इससे भी ज्यादा समय में, 2005 से ये शुरू होता है जब परमाणु समझौता हुआ था जॉर्ज बुश के समय, तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तब से लेकर के और अब तक की जो यात्रा है करीब करीब 2.5 दशक की, ठीक है इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें इस समय पैदा हो गई हैं कि अब ये आशंका भी बन रही है कि कहीं जो रणनीतिक, सामरिक और दूसरे रिश्ते बने थे और व्यापारिक रिश्तों की भी उम्मीद थी कि सिरे चढ़ ही जाएगी बात, ये भी लंबे समय से बातचीत चल रही है। 2019 में भी एक बार एक ऐसा मौका आया था जब लगा था कि ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन तब भी अटक गई थी। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही कसीदगी है, कुछ ज्यादा ही धमकियों की भाषा अमेरिका की तरफ से हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? और चूंकि अब अमेरिका के भीतर से भी ट्रंप के रुख को लेकर के प्रतिक्रियाएं, तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। इस समय शिकागो में हैं डॉक्टर मुनीस रायजादा, और उनसे आप सब परिचित हैं, मुझे लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है, सीधे जुड़ लेते हैं और डॉक्टर रायजादा से ही पूछते हैं कि भारतीय समुदाय और जो ट्रंप की मौजूदा नीतियों से खफा हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर मुनीस रायजादा से। मुनीस जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुनीस जी, आपको भी 2 दशक से अधिक समय हो गया है वहां पर सेवा देते हुए। आप खुद क्या इस समय अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, और जो बाकी का भारतीय समुदाय है उसके क्या विचार हैं? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले 2.5 दशकों से, जब बिल क्लिंटन 2000 में आए थे भारत, 2000 मार्च 2000 में, तब से लेके अब तक कंसिस्टेंटली जो भी प्रेसिडेंट यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के हों, उन्होंने लगातार भारत के साथ संबंधों को आगे सुदृढ़ किया। और पहली टर्म में 2016 से लेकर 2020 तक ट्रंप भी भारत के बहुत अच्छे हितैषी थे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो उनकी जो गूढ़ता थी, मित्रता थी, वो जग जाहिर थी। अहमदाबाद आके इन्होंने यहाँ पे रैली की, मतलब यहाँ उनके लिए रैली आयोजित की गई। वहाँ ह्यूस्टन में मोदी जब गए थे तब रैली की गई, तो समर्थन था। हिंदूज फॉर रिपब्लिकन ये कॉकस बना था यहाँ पे, और उन्होंने काफी समर्थन दिया, क्योंकि भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ पे, लगभग जैसा आपने कहा, एनआरआई जनसंख्या लगभग 50 लाख है, एंड टिपिकली ये डेमोक्रेटिक माइंडसेट के होते हैं ज्यादातर,
लेकिन तब भी रिपब्लिकन पार्टी में जब ट्रंप की बात उठी तो दोनों बार इनको सपोर्ट मिला। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ओंकार जी जस्ट जिद में ट्रंप ऐसे अड़े हुए हैं कि बस एक दिन के बाद अगले दिन किसी न किसी प्रकार से भारत पे घात करना है। उनको मौका चाहिए। अभी देखिए ना, 2-3 दिन पहले न्यूज आई है, F1 वीजा, स्टूडेंट वीजा, J1 वीजा एंड आई वीजा, उस पर भी अब प्रतिबंध, यानी कि उसमें भी और ज्यादा कि कैसे इसमें पेच कसा जाए और ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज किया जाए। अब देखिए, जब आई वीजा, एफ वीजा पे भारतीय मूल के काफी बड़ी संख्या में, लाखों में स्टूडेंट्स पर साल एवरी ईयर यहाँ पे आते हैं। चाइना से भी काफी तादाद में आते हैं, भारत से भी काफी तादाद में आते हैं। तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे आता है स्टूडेंट। टिपिकली वो साइंस पढ़ने आते हैं और उसके बाद यहाँ पे टैलेंट में हेल्प करते हैं, स्टेम के माध्यम से भी आते हैं। उस पे देखिए, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उनको एक ऑप्शनल ट्रेनिंग के नाम पे, ओपीटी के नाम पे, उनको लगभग कुछ समय मिलता है 1 से 2 साल के बीच में ताकि वो अपना एक जॉब ढूंढ सके, इंटर्नशिप ढूंढ सके, अप्रेंटिसशिप ढूंढ सके। तो उसको अभी ही इज ट्राइंग टू स्क्वीज दैट आल्सो। J1 वीजा एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम होता है कि एक स्कॉलर यहाँ से भारत का यहाँ पे आके पढ़ सके एंड फिर अपना टैलेंट वापस लेके जा सके, या वो यहाँ बसना चाहे तो उसको 2 साल का वेवर वहां पे इंडिया में मिनिस्ट्री से साइन करवाना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा एक अच्छा माध्यम है साइंस का, नॉलेज एक्सचेंज का। अब उस पर भी चाहते हैं कि उसमें कुछ कसा जाए। अच्छा, आप ग्रीन कार्ड पे इनकी वो है। अच्छा, जो टैरिफ का इन्होंने ट्रेड शुरू किया, अब उस पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। जो यहाँ पे डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं एना कैली, उसने भी अभी बयान दिया, आज बोला है कि रिलेशनशिप तो ट्रंप और मोदी के बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर वो हाँकने लग गई कि ट्रंप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन हुआ था उसको ठीक करने में। अगेन वही सेम ट्यून पे वो गाना गाने लग गए। कितने दुर्भाग्य वाली बात है। इधर जो आपके पीटर नेवारो हैं और जो यहाँ पे मिस्टर स्कॉट बेसेंट हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, खजाना मंत्री कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते इसको हैं, वित्त मंत्री कहते हैं भारत में जी। तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, अब वो भी अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इनके मूल में जाएंगे तब समझ आता है ये एक्चुअली ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है, ये ट्रंप लॉयलिस्ट हैं जिनको वही ट्यून गानी है जो अपने उनके आका ट्रंप को पसंद आए। लेकिन आप इनके बयान देखिए, पीटर नवारो भले ही इकोनॉमिस्ट है, एकेडमिशियन रहे हैं, लेकिन जब 2016 में जब इनका ट्रंप का ये शुरू हुआ तो पीटर नवारो ने अभी बोला कि यूक्रेन रशिया में हम तो टैरिफ 50 से सीधा 25% पे ले आए, जो भारत पे अभी प्रतिबंध लगाया और 50% टैरिफ अब बुधवार से चालू भी हो गया, कल से। अब उसमें इन्होंने बोला है कि ये टैरिफ 50 से इमीडिएटली 25% पे आ जाएगा यदि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। ये ट्रेड काउंसिल जो ट्रंप की है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड काउंसिल के अध्यक्ष है पीटर नवारो। अब आप इनके बैकग्राउंड में जाइए, ये मुनीष जी मैं बस एक मिनट के लिए मैं इनके 2-3 बयान आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ प्लीज। और मुझे कई बार लगता है कि ये नवारो, बेसेंट और जो इनके व्हाइट हाउस के जो आर्थिक सलाहकार हैं जी, ये तीन जो हैं ये सारा खेल बिगाड़ रहे हैं या इनके जरिए ट्रंप बिगड़वा रहे हैं। यस। देखिए इन्होंने क्या बयान दिया है कल, बहुत ही बेहुदा बयान है। इन्होंने कहा है कि यूएस में भारत की वजह से सब हार रहे हैं, ग्राहक, कारोबारी, मजदूर, नौकरियां जा रही हैं, कमाई कम हो रही है, वेतन का नुकसान हो रहा है, टैक्स देने वाले भी यूएस में हार रहे हैं क्योंकि युद्ध को फंड करना पड़ रहा है यूएस को, और यूएस जो है वो खुद डील कर रहा है। चीन सबसे, हाँ मतलब ये बयान करना और ये कहना कि ये पुतिन और जेलेंस्की के बीच में या रूस या यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं है, ये मोदी युद्ध है, मोदी वार है। इस तरह के अपमानजनक बातें करना और अपने यहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए भारत के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है।
एग्जैक्टली। तो पीटर नवारो ने जो बोला कि मोदी युद्ध, और साथ में ये भी बोला कि 50% से इमीडिएटली 25% टैरिफ ले आएंगे हम यदि भारत तेल खरीदना बंद कर दे रशिया से। जबकि यूरोपियन यूनियन, चाइना इतना आयात करते हैं तेल का रशिया से, तो उसके बारे में ये लोग खामोशी हो जाते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है। प्लस साथ में इनके पीटर नवारो के, आप उसमें जाइए, ये ट्रेड काउंसिल के प्रेसिडेंट, ट्रम्प के ट्रेड काउंसिल के अध्यक्ष हैं। पेशे से भले इकोनॉमिस्ट है, रिटायर्ड है, एकेडमिशियन है, बट इन्होंने जब एक बार बुक लिखी, तो जो चाइना पे एक बुक लिखी इन्होंने, अब उसके बाद ट्रेड, उसके बाद उनको लगा कि चलो ठीक है, तो उनके साथ ट्रम्प की नजदीकी आ गई। 2016 में वो उनके साथ जुटे। 2020 में जब पेंटागन पे अटैक हुआ तो भी, और जो इलेक्शन को इन्होंने कोशिश की थी ओवरटर्न करने की ट्रम्प ने पिछले बार, तो उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई अपनी। तो जब इनको बुलाया गया, कांग्रेसनल कमेटी ने बुलाया कि आप आके अपना बताइए, अपना एविडेंस पेश कीजिए, तो ये वहां से हट गए, पीछे हट गए, जानबूझ के इन्होंने उसका खिलाफत की। तो इसके लिए वो 4 महीने की, 4 मंथ्स की इन्होंने जेल भी काटी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ इनको वो बयानबाजी करनी है, जैसा आपने कहा, या तो ट्रम्प उनसे करवा रहे हैं या ये अपने आका को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। सिमिलरली आप ये देखिए कि पहली टर्म में ट्रम्प के जो आर्थिक सलाहकार थे वो पेशेवर प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे। अब उन लोगों की कमी है, क्योंकि टैरिफ की जो माया है, ये यूएसए इज ए नॉन ओपन मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी के बेसिस पे चलता है, जब से बना है 250 साल से। इनका तो डीएनए में ये है कि ओपन एंड कंपटीशन होना चाहिए, जो चीज अच्छी है वो बिके, जो चीज अच्छी नहीं है वो चली जाएगी अपने आप ही साइड पे। तो उस आर्थिक नीतियों के तहत टैरिफ का जो प्रोटेक्शनिज्म होता है कि प्रोटेक्ट करो अपनी इकोनॉमी को, ये किसी भी प्रकार से यहां किसी के पल्ले नहीं पड़ता। आप किसी से भी बात कीजिए, एकेडमिक सर्कल में बात कीजिए, इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, किसी को समझ नहीं आएगा कि अल्टीमेटली यूएसए का उद्धार कैसे होगा। ये कहते कि नहीं, हम प्रोटेक्शनिज्म के माध्यम से हम अपने देश के हित को साधेंगे। अब उसमें देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाएंगे चाइना के मुकाबले। 8% वर्कफोर्स यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है। यूएसए की ताकत क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े स्तर के जेट प्लेन्स बनाना एंड युद्ध के वो सब बनाना। गूगल से लेके फेसबुक, ये तो टेक्नोलॉजी में है ये लोग, दे आर टेक जायंट्स। वहां से इनको पैसा मिलता है, एक्सेस मिलते हैं। ये यहाँ पे कोई सूत कपड़े बनाना, सुइयां, धागे, गिलास और ये सब बोतलें बनाने का काम थोड़ी होता है यहाँ पे। तो ये करेंगे ये क्या बताइए? बहुत मजाक का विषय है ये, क्योंकि मजाक का देखिए, विषय है। एक टिम कुक को जब इन्होंने कहा कि हाँ आप सारे उत्पाद जो है यहीं शुरू करिए अमेरिका में ही, जी भारत में जी। आपको अपनी कंपनी डालने की जरूरत नहीं है, और हाँ यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। तो टिम कुक ने जी। कहा कि भाई, मैं एक $900 में भारत में एक आईफोन तैयार कर रहा हाँ हूँ। आप अगर जी। 25% मेरे ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो भी अमेरिका में जो मैं बनाता हूं उससे तो सस्ता ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली। अमेरिका में जो लेबर है वो बहुत महंगी है। तो किस दुनिया में जी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरेंगे तो क्या हालत होगी, और चीजों की कीमतें कहाँ जाएंगी, और कितने लोग उसको खरीद पाएंगे? तो ये समझने वाली बात है। अब आते हैं इनके खजाना मंत्री पे, ठीक है, स्कॉट बेसेंट। ये भी, ये अपने आप में ही इज एन इकोनॉमिस्ट, और ये बेसिकली इन्होंने सोरस के जो हेज फंड में काम किया हुआ है, ठीक है, जी हाँ, जी हाँ, बिलियनियर जी। हैं ये। और मतलब ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो कि टिपिकली गे लोगों को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफत भी उनकी बड़ी करते हैं। ही इज ए ओपनली गे पर्सन। इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि ओपनली गे है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद, मतलब इस स्टेज पे तो ये क्या होता है कि जब आप व्यक्ति बिलियनियर बन जाए तो क्या कि वो गे है कि नहीं है, सब ठीक है उसके लिए, तब वो बातें मैटर नहीं करती कि उनकी थॉट्स क्या है, उनके फंडे क्या है। और उनके जो पति हैं, मतलब ये पत्नी का रूप लेते हैं, वो जॉन फ्रीमैन है, वो उनके पति हैं। अब ये जी रिपब्लिकन जी। पार्टी में बताइए बैठे हुए हैं। तो अब ये जो बयानबाजी, अब ये भी भारत के खिलाफ बयानबाजी देने लग गए। इन्होंने भी बहुत बोल दिया ज्यादा। कि ठीक ढंग से नेगोशिएशन नहीं हुई ट्रेड उसकी, इसलिए ये सब हुआ है। एंड सेकंड, क्योंकि और रशिया से तेल खरीदा जा रहा है।
भारत पर अड़ियल होने का इन्होंने आरोप लगाया हाँ, कि अड़ियल जी, रुख की वजह से। अड़ियल का मतलब क्या है? हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें आपके लिए, या एग्ज़ैक्ट डेयरी सेक्टर खोल दें आपके लिए, जी, अपने किसानों को बर्बाद कर लें हम? हाँ, और किस लिए भाई? आपने चूंकि चुनाव में अपने मतदाताओं से, अपने किसानों से, अपने डेयरी सेक्टर से कुछ वादे कर रखे हैं, तो हुँ, आपकी चिंता हम करें और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को बर्बाद कर लें। हुँ। डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने का मतलब अपने यहाँ जो छोटा किसान है, उसका सीधा अहित होगा क्योंकि यहाँ पे एडवांस लेवल के इनके डेयरी सेक्टर है एंड एग्रीकल्चर का। तो कोई भी देश, और भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो अपने को अपने हितों का ध्यान देना भी चाहिए। और वैसे भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि आपने भारत पे तो प्रतिबंध लगा दिए, आपने कहा कि रशिया से आप तेल मत लीजिए, लेकिन व्हाट अबाउट आप जो तेल लेते हैं रशिया से, तो उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने टाल दिया, कहते हैं कि ओ आई विल हैव टू लुक इनटू दिस। तो इस किस्म का ये इनका रवैया है। लेकिन तब भी यहाँ पे यदि आप जनमानस की बात करें, तो जनमानस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत और यूएसए का बहुत बड़ा ट्रेड है भी नहीं। और पिछली बार जो अपनी बात बिल्कुल। आप उसमें आपने आंकड़ा भी दिया था कि 2% ट्रेड है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी अजीब सी बात है कि किस प्रकार से ट्रंप ने पाकिस्तान के एवज में भारत से एक जो मित्रता बिगाड़ी है, और उसके बाद आए दिन पीछे पड़े हुए हैं। इट इज जस्ट बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन। मैं 3 हेडलाइंस दर्शकों को पढ़ करके बताता हूं आज की। जी। एक हेडलाइन है, पहले 25% टैरिफ हटाए अमेरिका, तभी होगी ट्रेड डील पर कोई बात। हम्म। भारत ने ट्रंप को भेजा मैसेज। जी। यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 25% अतिरिक्त टैरिफ आपने थोपा है, पहले इसको वापस लीजिए, उसके बाद नई दिल्ली अपनी छठी वार्ता के लिए टीम भेजिए। दूसरी हेडलाइन, चुप्पी पर चोट, ट्रंप की खिसियाहट और मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात, क्या क्वाड बदलने वाला है? हम्म। यानी जापान की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जी। और ऑस्ट्रेलिया का बयान ऑलरेडी आ चुका है। बहुत तीखी प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है जी। इनके टैरिफ वॉर को लेकर के और दबाव और धमकियों को लेकर के। 3 अहम सदस्य इस समय क्वाड के, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो नाराज है। चलो जापान को मैं न्यूट्रल मान लेता हूं, क्योंकि उसने ट्रेड डील कर ली है ट्रंप के दबाव में हम्म। और घाटे में की है, सबको पता है। हम्म। लेकिन वो पंगा नहीं लेना चाहता, वो दब गया। लेकिन कम से कम 2 देश, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और चूंकि जापान भी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री इस समय, वहां उनका स्वागत हो रहा है और उनकी बातचीत होनी है, तो माना यह जा रहा है कि क्वाड को लेकर के भी और उसकी भूमिका को लेकर के भी इनके बीच में बातचीत होगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत ने दृढ़ता दिखा दी है कि पहले ये 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है, जिसको सैंक्शन कह करके आपने लगाया है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए आप हम पे लगा रहे हो, तो भाई आप भी खरीदना बंद करो। बहुत सारा सामान आप भी खरीद रहे हो। हम्म। चीन तो सबसे बड़ा खरीदार है तेल का, उस पर सैंक्शन लगा, उस पर तो आपने 30% लगाया है, हम पे 50% थोप दिया। तो भारत का जो कड़ा रुख सामने आया है कि पहले ये टैरिफ वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूएसए में इस वक्त ट्रंप आमदा हुए पड़े हैं लागू करने के, वो पहली बात तो अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसीज के भी खिलाफ है। क्योंकि एक यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज बड़ी सिंपल सी है कि फ्री ट्रेड इकोनॉमी है, ओपन मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, बिल्कुल। कैपिटलिस्ट मार्केट है। जो चीज अच्छी है वो आए, कहीं से भी दुनिया में आए। यहाँ की गाड़ियां जापानीज एंड कोरियन गाड़ियां हैं, बहुत फेमस है, खूब चलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईफोन देखिए चाइना या इंडिया से बन के आते हैं, अब तो इंडिया से ज्यादा बन के आते हैं। तो इंडिया से हिस्टोरिकली ज्यादा। स्पीकिंग, जी हिस्टोरिकली स्पीकिंग, यहाँ पे लिबरल थिंकिंग वाली सोच है, सोशली एज वेल एज फिजिकली आल्सो, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो जो ये पीछे पड़े हैं, तो इसमें क्या, इसका जो खलबली पूरी दुनिया में इन्होंने मचा दिया ट्रंप ने, उसका एक दुष्परिणाम ये निकला है कि इन्होंने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया।
तो उसमें क्या है कि दूसरी शक्तियां उस वॉइड को फिल करेंगी। जैसे आते जब डोज बनाया एलन मस्क ने, तो सबसे पहले यूएस एड एजेंसी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यूएस एड एजेंसी का दूसरा पहलू ये है कि जब आप इस बहाने, एड के बहाने, यूएस एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी रखता था। जिस कंट्री को भी एड देगा उनके साथ उनकी डिप्लोमेसी रहती है, उनका उनका वहां पे पाम जमा हुआ था। उसका दुष्परिणाम है कि जैसे ही आप एड खींचेंगे तो आपने दूसरे लोगों को मौका दे दिया, जैसे चाइना को मौका दे दिया, तो वो वहां पे घुसेगा। तो ये दुष्परिणाम उसका ऑटोमेटिकली होता है। इसी प्रकार से जब आपने सबसे बिगाड़ना शुरू कर दिया, भारत जैसे पुराने देश के साथ, भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो दोनों की मित्रता जो 25 सालों में बनाई गई थी, उसको आपने बर्बाद करने पे आमदा हो गए। और साथ में आप इंडिया को छेड़ते भी हैं साथ लगातार पाकिस्तान के एवज में। तो ये कहाँ की बताइए नीति है। अब उसका ये कि जैसा आपने कहा कि जब आप इस किस्म की एक्टिविटीज करेंगे तो उसका दूसरा पहलू ये है कि ब्रिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होना भी चाहिए। अच्छा, यस। भारत ने अभी भी न्यूज आई है, भारत ने अपने जो ब्रिक्स कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज का कुछ डॉलर के बजाय रुपयों में लेन देन शुरू कर दिया। हाँ, तो रूस से तो चल ही रहा है, ईरान से भी चल रहा है, जी कई देशों से चल रहा है। और इनको परेशानी एक्चुअल में डॉलर को लेकर के ज्यादा है। जी इनको लग रहा है कि मंदी, महंगाई हम्म, और डॉलर का पतन, जी ये तीनों कहीं अमेरिका को बहुत बड़े संकट में ना डाल दें, हम्म, इसलिए वो बार बार ब्रिक्स को लेकर के भी धमकियां दे रहे हैं। राइट और राइट अगले साल तो 26 में तो जो ब्रिक्स देशों का समिट है वो नई दिल्ली में होने जा रहा है, जी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। जी तो जी इसलिए भी उनके पेट में दर्द है। हम्म और दूसरी बात ये है मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस समय जो नेतृत्व है यानी नरेंद्र मोदी, वो किसी के प्रेशर में आकर के तो फैसले करते ही नहीं है। हम्म, वो 13 महीने का फार्मर्स के नाम पर यहाँ पर अराजकपूर्ण एक आंदोलन झेल चुके हैं, जिसको पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही थी और उसके पीछे की ताकतें कौन कौन थी, वो भी सब लोगों के सामने आ चुकी हैं। हम्म, तो ऐसे में अपने किसानों की अनदेखी करना हम्म, और इनकी आकांक्षा की पूर्ति करना, ये कैसे मंजूर कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, और वो भी नरेंद्र मोदी। आपकी बात ठीक है। जहां तक विदेश नीति की बात आती है तो पूरा देश इकट्ठे होता है सबको, और ये जिम्मेदारी भी बनती है कि पक्ष विपक्ष मिलके अपने देश के लिए खड़े हों। और वैसे भी अमेरिका के दबाव में आने का सीधा मतलब है कि अपने देश में कुछ चीजें इमीडिएट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसा कि अभी बात हुई है डेयरी इंडस्ट्री पे प्लस फार्मिंग इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये समय बीत जाएगा, क्योंकि जो ट्रंप इस वक्त, जो भी इन्होंने ये पिछले फैसले लिए, वो न तो अमेरिकन इंटरेस्ट में है, अमेरिकन इंटरेस्ट में भी नहीं है, इकोनॉमिकली कोई सेंस मेक नहीं करता। और इनके अब मुश्किल से 2 साल तक इनकी बात चल पाएगी ज्यादा ज्यादा, ये इनके आखिरी टर्म है। किसी प्रकार से कोई सेंस नहीं है। पूरी दुनिया के साथ इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, यूरोपियन यूनियन से लेकर रशिया से, सबसे। तो आई थिंक ये समय बीत जाएगा, एंड यही आशा की जाए कि अल्टीमेटली फिर से ये अपना भारत और ये बीच में आएगा। तुलसी गैबर्ड ने तो बोला भी है, निक्की हेली ने भी बोला है कि ये किसी भी प्रकार से अमेरिकन पक्ष में नहीं है। और इनफैक्ट आई थिंक जो लेटेस्ट बयान आया है वो निक्की हेली की तरफ से आया है कि मोदी एवं ट्रंप को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। क्योंकि जब मिलने की सीधी बातचीत की बजाय जब इस किस्म की बातें होती हैं तो क्या है कि फिर वो दूसरे लोगों की जो नैरेटिव है तो बिल्डअप हो जाता है और उसमें गलत फहमियां भी पैदा होती हैं। तो आई होप कि ट्रंप को सेंसिबिलिटी आएंगी एंड वो देख पाएंगे कि क्या नुकसान हो चुका है देश का, उनके देश का भी, यानी कि अमेरिका एक और डेवलपमेंट आप महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि का। जी इधर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है, जी उनकी बात हुई है। जी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो जापान की और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, यानी चीन के साथ भी उनके रिलेशन जो हैं वो फिर से पटरी पर लौट रहे हैं, गलवान और पूर्वी लद्दाख की और डोकलाम की घटना के बाद। जी ब्लूमबर्ग टीवी चैनल के साथ कल इन्होंने नवारो महाशय ने एक इंटरव्यू दिया है, और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भारत चीन के बीच जो गर्मजोशी अब दिखाई दे रही है फिर से,
ये एक बड़ा धोखा हो सकता है भारत के लिए। और मोदी जिस तरीके से फिर से चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो शायद लद्दाख में जो हमला किया था चीन ने, उसको भूल गए हैं। आगे इन्होंने ये कहा है कि चीन और रूस जो है वो दोनों ही लोकतांत्रिक देश नहीं हैं, और चीन कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। अतीत में भी वो भारत की जमीन हड़प चुका है। फिर ये कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो अहंकारी होकर के संप्रभुता की बात कर रहे हैं कि हम किसी से भी तेल खरीद सकते हैं। ठीक है, वो महान नेता हैं, लेकिन मतलब ये नहीं भूलना चाहिए उनको कि भारत जो है वो टैरिफ का महाराजा रहा है। तो ये जो बयान हैं, ये किसी भी तरीके से कूटनीतिक मानदंडों पर कहीं खरे उतरते हैं क्या? कि आप इस तरह की बयानबाजी तब कर रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। पीटर नवारो अंदर से जानते हैं कि जो उन्होंने जिंदगी भर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल सिखाए हैं और जो यूएसए के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी के, ये सब जो बातें हैं, टैरिफ वार, प्रोटेक्शनिज्म, ये खुद अमेरिका के हित में नहीं है, नंबर वन। लेकिन क्योंकि उनको वो तोते की तरह एक वो रट लगानी है ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके, और वैसे भी ये बात अंदर की बात ये है कि एक समृद्ध एवं सशक्त भारत अमेरिका को कभी पसंद नहीं आएगा। कौन चाहेगा कि भारत, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, तो ये अंदर ही अंदर उनको जलन है कि भारत इतना मजबूत हो चुका है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये इनको इनको हजम नहीं हो रही है। ये भूल चुके हैं कि जब निक्सन के टाइम जो उन्होंने भारत पे दबाव डालने की कोशिश की, जब भारत बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध हुआ था, मतलब पाकिस्तान के बीच में जो लिबरेट किया है बांग्लादेश को, तब से लेके काफी चीजें बदल चुकी हैं। फिर पोखरण भारत ने खुद किया, 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पोखरण हुआ। तो इन लोगों को बड़ी चिंताएं थी तब। लेकिन 2000 तक आते आते बिल क्लिंटन को, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने, तो यूएसए को समझ आ चुका था कि कोल्ड वार से निकला जाए, एंड अल्टीमेटली ये सोच के कि भारत और रशिया नजदीक क्यों है, हम खुद दोस्ती बढ़ाएं। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो नीति थी भारत के प्रति, उन्होंने बदली। 25 सालों से लगातार रिश्ते मजबूत किए, और जैसा आपने पहले रेफरेंस दिया शुरू में कि बल्कि एक परमाणु नीति भी बनाई गई भारत के लिए स्पेशल, जिसमें भारत को एग्जम्प्ट किया गया कि हाँ, भारत यूरेनियम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत यूरेनियम का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये 2005 में बनी नीति, और इसके बाद लगातार संबंध बने हुए। लेकिन नवारो ये सब जानते हुए भी इस किस्म की दुर्भाग्यपूर्ण बातें बोलना इसलिए है क्योंकि उनको ट्रंप ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा बोलिए, अदरवाइज किसी भी प्रकार से अमेरिकन हित में भी नहीं है जो बोले जा रहे हैं। एंड मैं आपको ये बता सकता हूं कि यहाँ पे पीपल डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। उनको भी समझ है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो ये समझते हैं, एक आम अमेरिकी नागरिक को कोई नहीं पड़ी कि आप भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहिए, वो खुश हो जाएंगे। वो ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पे समृद्धि आए, यहाँ पे जहां से अच्छी चीज मिलती है वो आए। इस देश का तो ये सीधा सा प्रिंसिपल है, जो बेस्ट है वो आए। और वैसे भी अमेरिका इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। टैलेंट को यहाँ पे हमेशा इनवाइट किया गया है। जब 1776 में, 4 जुलाई 1776 में जब आजादी डिक्लेयर की गई, तो 2 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में क्लियरली बोला गया था, थॉमस जेफरसन ने क्लियरली बोला था कि आपके 2 राइट्स, इनफैक्ट 3 राइट्स बोले गए थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो यहां तो आम धारणा यही है, वो सिर्फ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पे ये बना हुआ है। अमेरिका की जो अवॉर्ड प्रिंसिपल नीति है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो यहां तो अच्छी चीज को यहां पे किया जाता है, टैलेंट को इनवाइट किया जाता है। जो इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं वो इस बिल्कुल अपोजिट है। वो साइंस का जो टैलेंट इंडिया से आता है पूल, उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सिलिकॉन वैली इज फुल ऑफ इंडियंस। अभी देखिए ना, न्यूज आई है, एथन अग्रवाल ने, एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने बोला कि मैं कैलिफोर्निया के गवर्नर के रेस के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपना। भारतीय मूल के पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं। मैं शिकागो में हूं, यहाँ पे राजा कृष्णमूर्ति पिछले 8 सालों से यहाँ पे चुने गए हैं।
तुलसी गैबर्ट देख लीजिए आप, वो चलिए वो है हाँ, अमेरिकन, बट इनके अपने प्रशासन में कई भारतीय चेहरे हैं। वही भारतीय हैं। तो आप ये देखिए उसके बावजूद और इनके ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त बिल्कुल ठाना हुआ है कि हमने बिगाड़ना है, बताइए। तो किसी भी प्रकार से इट डजंट मेक एनी सेंस। और भारतीय एकेडमिया यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग है, भारतीय मूल के जो निवासी हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इंडियन डायस्पोरा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा डायस्पोरा है, जो कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्लस जो एनुअल इनकम है इनकी, हाउस होल्ड इनकम, वो भारतीय जो एथनिसिटी के लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा है। एंड पीपल आर यूनिफॉर्मली लाइक्ड, वो मानते हैं कि भारतीय लोग यहाँ पे पसंद किए जाते हैं। तो उसके बाद ये समझ नहीं आता कि क्यों इस बात के लिए पीछे पड़े हुए। बड़े दिलचस्प मीम आजकल भारत में बन रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी 1-to-1 मीटिंग हो रही है और ऊपर लिखा है कि इनफैक्ट तुम ये तो कह सकती हो ना मोदी से कि वो एक बार मेरा फोन उठा ले। तो इस तरह के मजाक जो है वो जमकर। लेकिन मैं आखिर में एक ये यूएस के ही अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड वोल्फ जी, इनका मैं बयान देख रहा था। इन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत के प्रति जो सख्ती की नीति अपनाई है, इन्होंने जाने चाहे अनचाहे ब्रिक्स को मजबूत कर दिया है और यूएस जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था मुनीष जी कि ब्रिक्स में अब केवल कुछ देश नहीं है, 11 देश है, जिनमें सऊदी अरब और यूएई भी हैं। साउथ अफ्रीका ने भी शायद बोला है। साउथ अफ्रीका भी है, रूस तो है ही, चीन तो है ही, इंडिया तो है, ब्राजील भी है। यानी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इस समय, ग्लोबल पावर जिसको कह सकते हैं आप, वो अब ब्रिक्स में है। तो ऐसे में इन्होंने बहुत गलत समय पर ये पंगा ले लिया है। अच्छा, इसमें ये भी देखिए, अच्छा बीच में एक न्यूज भी आई है कि रशिया ने अलाउ कर दिया कि इंडियंस अब वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी न्यूज है। आप देखिए पिछले सीजन तक, यानी पिछले जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तो सब लोग मिलके क्वाड को प्रमोट कर रहे थे। जापान में जब बाइडेन आए थे, मोदी भी गए हुए थे, तो वहां पे भी उन्होंने जल्दी से एक मीटिंग की और क्वाड की मीटिंग उन्होंने वहीं पे उसी समिट में करने की कोशिश की। तो क्वाड को प्रमोट करने का तो इरादा बल्कि ट्रंप का था। पिछली टर्म में क्वाड का जो प्रपोजल इन्हीं का था। बिल्कुल। तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड आई थिंक साउथ कोरिया है। तो ये सब 4 ही देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत एंड भारत। यस। तो अब ये देखिए कि उसके बाद अब खुद मौका दिया अमेरिका ने, जैसे वोल्फ ने कहा कि ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मौका दे दिया इन्होंने। तो वो तो होना ही था, क्योंकि दो पहलू हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा शुरू में कि यदि आप एक चीज का, जैसे यूएसएड को आपने डिसमेंटल कर दिया, आपकी जो विदेश में एड की जो एक एजेंसी थी बहुत बड़ी, यूएसएड, उनको आपने डिसमेंटल किया, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि वहां पे चाइना घुसने की कोशिश करेगा। तो सेम अप्लाइज हियर। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार।